गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्तनी यानी ध्वनि और लिपि पहले पढ़ेंगे। तो पहला है ध्वनि और लिपि। यहाँ पर आपका प्रश्न कैसे बनता है आप केवल ये देख लीजिए कि व्याकरण में केवल मनुष्य के मुख से निकली उच्चरित ध्वनियों पर विचार किया जाता है। और उसके बाद ये है आपका एक प्रश्न यहाँ पर आपका ऐसे बन जाएगा कि व्याकरण में किसके मुख से निकली ध्वनि पर विचार किया जाता है, तो मनुष्यों के मुख से। वैसे ध्वनियाँ कई प्रकार की होती हैं। एक जो मनुष्य के क्रिया विशेष से निकलती है, जैसे चलने की ध्वनि हो गया। दूसरी वे ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य के अनिश्चित क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे खर्राटे लेना या जमाई लेना। तीसरी ध्वनि वे हैं जो मनुष्य के स्वाभाविक कार्यों द्वारा होता है, जैसे कराहना। और चौथी ध्वनि वे होती हैं जिन्हें आवाज़ कहते हैं, यानी मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुँह से उच्चरित करता है, और इन्हें हम वाणी या आवाज़ कहते हैं। पहली तीन प्रकार की ध्वनियाँ क्या होती हैं? निरर्थक होती हैं। और उसके बाद जो है निरर्थक वाणी का प्रयोग, वाणी सार्थक निरर्थक दोनों हो सकती है। निरर्थक वाणी का प्रयोग सीटी बजाने या निरर्थक गाना गाने में हो सकता है। सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहा जाता है। यहाँ लाल से अंडरलाइन है मित्रों, देख लीजिए। सार्थक वाणी को क्या कहते हैं, तो भाषा या शैली कहा जाता है। फिर एक प्रश्न यहाँ आपका लास्ट में है, शब्द चिन्ह और ध्वनि चिन्ह बनने के बाद लिपियों का निर्माण हुआ। तो प्रश्न आएगा कि लिपियों का निर्माण कब हुआ, तो ध्वनि चिन्ह यानी क्रमशः शब्द चिन्ह पहले बना, फिर ध्वनि चिन्ह बना, और इसके बाद लिपि का निर्माण हुआ। प्रश्न यही आपका बनेगा कि लिपि का निर्माण कब हुआ। अब इसके बाद है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक प्रश्न यहाँ आपका बन जाएगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर ये देवनागरी के वर्णों का उल्लेख किया जा चुका है, यानी पिछले पृष्ठ पर बताया गया है कि कितने अक्षर होते हैं। वर्ण वाला पार्ट आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें है। इसमें 11 वर्ण 41 व्यंजन होते हैं। देवनागरी की विशेषता क्या होती है, तो यहाँ देख लीजिए। देवनागरी की विशेषता होती है कि इसमें आ के लिए कोई मात्रा निश्चित नहीं होती। जब व्यंजन के साथ मिल जाता है तो व्यंजन के नीचे का ये हलंत चिन्ह है नंबर 1 पॉइंट में, तो यही नहीं लगता है। जैसे आधा का में नीचे हलंत लगा हुआ है, धन आ बराबर पूरक का। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। दूसरा पॉइंट ये है आपका कि बड़ा और ये बड़ी और ओ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती हैं। तीसरा है रा, व्यंजन में ऊ और ऊ मात्रा अन्य व्यंजनों की तरह नहीं लगाई जाती है। इसमें तीसरा पॉइंट आप यहाँ देख लीजिए कि रा में कैसे मात्रा लगी है। रा धन ऊ बराबर ऊ, रा धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा रू। फिर अनुस्वार और विसर्ग क्रमशः स्वर के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे अन, कं, काह। और उसके बाद यहाँ जो अगला प्रश्न आपका बनता है, व्यंजन कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, तो ये हरे पेन से हमने रेड हाईलाइटेड पेन लगाया है, चिन्हित किया है कि व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक खड़ी पाई और एक बिना खड़ी पाई के। अब यहाँ पर ये इन्होंने ये बताया है कि ङा, छा, टा, ठा, डा, ढा, दा और रा, ये व्यंजन बिना खड़ी पाई वाले हैं। प्रश्न आपका बन जाएगा, ऐसे अक्षर दे देगा छा, टा, ठा, का, इनमें से खड़ी पाई का व्यंजन कौन है, तो उत्तर का हो जाएगा। तो ये ऊपर जो दिए हैं वो बिना खड़ी पाई के, और शेष व्यंजन जो होते हैं का, खा, गा, घा इत्यादि, ये सभी खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं।
फिर उसके बाद है यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर पॉइंट कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता तो दोनों को कैसे लिखा जाता है। तो दोनों के मेल से क्या बन जाता है, संयुक्त व्यंजन। जैसे ये आधा का और आधा ता है तो इन दोनों के योग से अक्त बन गया, आधा ता और या मिलाकर त्या बन गया, आधा का और ला मिलाकर आधा ला क्ला बन गया। तो ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। पॉइंट नंबर 8 हम लोग देखते हैं, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। प्रश्न बनेगा मित्रों की द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। कभी कभी प्रश्नों में ऐसे ही दे देगा कि एक व्यंजन जब अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, तो हमें मालूम रहना चाहिए। द्वित्व कहते हैं। जैसे आधा का फिर पूरा का तो बनाया है चक्का, आधा था पूरा था बन गया पत्ता। तो ये सभी व्यंजन यहाँ द्वित्व हैं। फिर इसके बाद होता है एक से अधिक वाले, ये हैं हिंदी के एक से अधिक वाले एकाधिक रूप चिन्ह वाले वर्ण जो होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं, इसमें खास तौर से हमने अंडरलाइन किया है कि र व्यंजन का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। स के साथ र जब जुड़ता है तो कैसे दिखता है, आधा सा और रा बराबर सरा। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ङ, छ, इया, टा, ठा, ड, द, अण, इन व्यंजनों को छोड़कर जब अन्य व्यंजन के साथ रा आता है तो वो आधे रूप में आता है और उसका प्रभाव, इसका मतलब है व्यंजन के साथ ही जब वर्ण आता है तो ये आपका प्रभात, क्रय, ग्राह्य और इन व्यंजनों के छोड़ करके इसमें इन्होंने बताया है बाकी व्यंजन के साथ आते हैं तो वर्ण के नीचे ही लग जाते हैं। अब यहाँ इन्होंने बताया कि जिनमें नहीं आता था छा, टा, ठा, डा व्यंजन जब आधे या स्वर विहीन हो उसके बाद रा है तब कौन सा रूप बनता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा रूप, जैसे ड्राम, ट्रेन। सबसे लास्ट में लिखा है आधे रा के लिए ऊर्ध्व रेफ का चिन्ह प्रयोग होता है, जिसे दर्द, गर्म, धर्म। तो ये मित्रों पीडीएफ में ही पढ़ाने लायक था इसलिए हमने इसको पीडीएफ में बना दिए। ज़रूरत पड़ेगी तो बोर्ड यूज किया जाएगा, नहीं तो हम लोग पीडीएफ से ही काम चला लेंगे। अभी हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण यहाँ पर नियम दिया गया है कि हिंदी के पहला पॉइंट है हिंदी के विभक्ति चिन्हों में सर्वनाम को छोड़कर सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएंगे। तो अलग लिखे जाएंगे, जैसे राम ने कहा तो यहाँ ने अलग लिखा है, स्त्री को तो को अलग लिखा है, सर्वनाम में उसने, मुझसे, हम में, तुम में, किस पर, आपको, ये सभी मिलाकर यहाँ लिखा गया है। इसके नीचे अपवाद दिया गया है। अपवाद में देख लीजिए क्या क्या है। यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें पहला सर्वनाम मिला हुआ हो और दूसरा अलग लिखा जाए। प्रश्न आपका यहीं से बन जाएगा कि अगर सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह आते हैं तो कौन सा अलग लिखा जाएगा। तो मैंने बताया दूसरा अलग लिखा जाएगा, पहला वाला मिला रहेगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है उसके लिए, तो यहाँ के उसके मिल गया साथ में, उसके साथ में के मिल गया, लिए अलग हो गया, इनमें से तो में इधर मिल गया, से अलग हो गया। फिर खा वाला पॉइंट है कि सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच अगर ही तक आदि अव्यय का निपात हो तो विभक्ति अलग लिखी जाए। फिर यहाँ जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया आप ही के लिए, तो यहाँ ही अलग लिखा गया, मुझ तक को तो तक को अलग लिखा गया, जबकि इसके पहले वहाँ पर एक मिलकर लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर ये निपात है, अव्यय निपात। फिर दूसरा पॉइंट है संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग रखी जाए, जैसे पढ़ा, करता था, आ सकता है, तो ये अलग रहेगा। प्रश्न यहाँ का आपका ऐसे बन जाएगा कि सभी अंगभूत क्रियाएं अलग कब रखी जाती हैं, कहाँ किस में रखी जाती हैं। तो संयुक्त क्रियाओं में तक, साथ आदि अव्यय अलग लिखे जाएं, जैसे आपके साथ, तीसरा पॉइंट है आपके साथ, यहाँ तक। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, रोकर, खाकर, सोकर, तो ये मिलाकर लिखा गया है। फिर उसके बाद है द्वंद्व समास
5 नंबर में द्वंद्व समास के पदों के बीच में हाइफन लगाया जाए, जैसे राम लक्ष्मण, शिव पार्वती आदि। फिर 6 पॉइंट है सा, जैसा आदि सारूप्य वाचकों के पूर्व हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसा तुम सा, राम जैसा, चाकू से तीखे। तो इस तरह से हिंदी के वर्तनी के ये महत्वपूर्ण नियम हुए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नंबर 7 पॉइंट। तो यहाँ तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना काम भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे भूत तत्व। यहाँ से आपको बहुत विशेष प्रश्न नहीं बनते हैं मित्रों। यहाँ से प्रश्न आपका देख लीजिए। जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में या अंत में आता है और बहुवचन का रूप ये और तद अनुसार ये, ई और बहुवचन में ई का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए गया या स्त्रीलिंग में गई, गए होगा, गई और आई नहीं। इसी प्रकार बहुवचन के रूप में गए आए होंगे। तो यहाँ इन्होंने यही बताया है, इसी रीति से अन्य क्रिया के रूपों का निर्धारण करना चाहिए। ख वाले में ये बताया गया है, यानी गए और गई कैसे लिखा जाएगा, इसको आप अच्छे से देख लेंगे अगर, तो अपने आप आपको आ जाएगा। ख वाला हम लोग देखते हैं, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है और उसके पुल्लिंग बहुवचन में ए होगा, और स्त्रीलिंग उसके पुल्लिंग बहुवचन में ए होगा और स्त्रीलिंग एक वचन में ई, तथा बहुवचन में ई, यानी हुआ का स्त्रीलिंग हुई और बहुवचन में हुई, ऊपर बिंदी लग जाएगा। और पुल्लिंग बहुवचन हुए, होगा, हुए, या में एक मात्रा लगाकर हुए, हुए, हुई, हुए आदि ऐसा नहीं होगा मीन्स। तो केवल बहुवचन हुए होगा, यही आपका सही है। हुए ऐसे लिखा जाएगा, कब, जब हुआ बड़ा मात्रा लगा होगा तब। फिर ग नंबर है कि दे, ले, पी, कर। इन 4 धातुओं की धातुओं को ह्रस्व इकार कर फिर दीर्घ करने पर ये प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रिया इस प्रकार बनती है, जैसे दे तो दे दीजिए, फिर ले लीजिए, पीजिए, कीजिए, इस टाइप से। और खा घ नंबर में है, अव्यय को पृथक रखने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ सप्तमी विभक्ति के लिए में भी ए का व्यवहार होना चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य है, जैसे हम लोग लिए लिखते हैं तो लिए में कौन सा ए लगना चाहिए, ये एड़ी वाला ए लगाना चाहिए, या में ए का मात्रा नहीं लगाना चाहिए, वह अशुद्ध है। फिर उसके बाद है विशेषण, शब्दकांत जैसा हो वैसा ही ये अथवा ए का प्रयोग होना चाहिए, जैसे नया है तो नए। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, अगर ये नया है, अंगा नंबर में दूसरी लाइन देख लीजिए, जैसे नया है तो ये बहुवचन में नए और स्त्रीलिंग में नई, इस तरह से होगा। जाता हुआ है तो एक वचन आदि है, यानी अगर जाता हुआ आदि है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, जाते हुए, स्त्रीलिंग में जाती हुई। तो यहाँ इन नियमों से ये निष्कर्ष निकलता है कि भूतकालिक क्रियाओं में अंडरलाइन किया है हमने, ये का और अव्ययों में ए का प्रयोग होता है। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए मित्रों की भूतकालिक क्रियाओं में या में एक मात्रा लगाकर लिखना चाहिए, और उसके बाद अव्ययों में हमें ए का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद जो आता है वो 10 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका 10 नंबर। तो यहाँ पर जहाँ वर्गों का पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग का शेष 4 वर्णों में से कोई ना कोई वर्ण हो, वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए, जैसे वंदना, नंदन, अंत गंगा। और इसको हमने वहाँ पर वर्ण पार्ट में बताया भी है कि कैसे लिखा जाता है।
तो 11 नहीं, मैं, हैं, मैं। ये 4 शब्द ऐसे हैं मित्रों जहाँ पर हमेशा अनुस्वार यानी अन की बिंदी लगी होती है। यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हंस का हंस, इस टाइप से अंगना का अंगना अर्थभेद स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो ये 4 अक्षर लेकिन यहाँ हमेशा बिंदी लगेगी, नहीं में ऊपर बिंदी लगेगी, लेकिन चंद्र बिंदु नहीं, अनुस्वार जिसे हम अन की मात्रा बोलते हैं। तो इस तरह से मित्रों आज यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद जब हम लोग चर्चा करेंगे तो कुछ भी अशुद्धियाँ हैं, नहीं तो इसके बाद हम सीधे हम लोग समास की चर्चा करते हैं या विराम। अभी विराम चिन्ह का प्रयोग बाकी है, तो विराम चिन्ह पढ़ा देते हैं। और विराम चिन्ह के बाद हम कोशिश करेंगे कि विराम चिन्ह हम आपको लिखकर बोर्ड में बताएं, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं लगता कि समझ में आता है। ठीक है, गुड नाइट मित्रों।